गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बीकॉम सेकेंड ईयर का कॉस्ट अकाउंटिंग स्टडी कर रहे थे, है ना। इसमें हमने बच्चों लास्ट लेक्चर में एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पढ़ा था, जिसमें हमने ये स्टडी किया था कि हमारी जो ओवरहेड्स हैं, फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम कौन कौन सी एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। देन हमने कॉस्ट शीट भी स्टडी की थी, जो कि विदाउट स्टॉक्स थी, ना उसमें वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक था और ना ही फिनिश्ड गुड्स का, ठीक है। हमने इस तरह से एक कॉस्ट शीट पढ़ी थी, जिसमें हमने कहा था कि डायरेक्ट मटेरियल, एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड से मिलकर प्राइम कॉस्ट बनती है। देन फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किए तो वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। देन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड किए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से टोटल कॉस्ट, है ना। एंड प्रॉफिट ऐड किया तो टोटल सेल्स। ये हमारी कॉस्ट शीट थी विदाउट स्टॉक्स। लेकिन बच्चों, कोई भी प्रोडक्शन बिना स्टॉक्स के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने अपने पीरियड्स को अकाउंटिंग पीरियड्स में बांटा हुआ है। हम एक साल में अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो अगर हम देखें तो किसी भी ईयर की स्टार्टिंग में या किसी भी ईयर के एंड में कुछ ना कुछ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक्स तो होंगे ही होंगे, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस के हों, चाहे वो फिनिश्ड गुड्स के हों, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट कॉस्ट शीट स्टडी करते हैं, जिसमें हम अपने स्टॉक्स को इंक्लूड करेंगे, और वही प्रॉपर कॉस्ट शीट होती है जो सारी चीज़ों को इंक्लूड करती है। तो देखिए उसमें हम क्या करेंगे, हम लोग अपनी कॉस्ट शीट स्टडी करते हैं विद स्टॉक्स, है ना। देखिए सबसे पहले आपने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी कि हमने जो भी हमारा मटेरियल है कितना कंज्यूम किया है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। ओपनिंग स्टॉक, अगर आपके पास रॉ मटेरियल, कच्चे माल का कोई भी पहले से स्टॉक था तो वो, प्लस उस मटेरियल से रिलेटेड आपने अगर कोई भी एक्सपेंसेस किए, जैसे कि कोई ऑक्ट्री चुंगी पे की है आपने उस पर, है ना, प्लस उसके लिए कोई कैरियज पे किया है उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, या कोई और एक्सपेंसेस किए हैं आपने, है ना, तो वो सब इस डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट होगा। इसमें अगर कोई रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है तो वो हम माइनस कर देते हैं। इसको हम अलग से स्टडी करेंगे, नहीं तो हमारी कॉस्ट शीट बहुत लंबी हो जाएगी। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, देन डायरेक्ट लेबर से रिलेटेड जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इन तीनों को मिलकर बनती है हमारी प्राइम कॉस्ट, ठीक है। ये वही कॉमन है जो हमने पहले पढ़ा था। आई होप आपको समझ आ गया। देन इसके बाद अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। प्राइम कॉस्ट में हम क्या ऐड कर दें, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर दें, तो हमारी क्या आ जाती थी, वर्क्स कॉस्ट, है ना। लेकिन यहाँ पर इसमें एक दो एडजस्टमेंट्स और करने हैं हमको। प्राइम कॉस्ट में आप ऐड कीजिए फैक्ट्री ओवरहेड्स, लेकिन इस फैक्ट्री ओवरहेड्स को हम वर्क्स ओवरहेड्स भी कहते हैं। इसमें अगर हमारी कोई भी स्क्रैप है, कबाड़ा जिसको हम बोलते हैं एक सिंपल वर्ड में, डेली यूज़ में, अगर आपका कोई भी ओल्ड अनयूजेबल मटेरियल है, जिसे कि आप सेल करके कुछ भी रियलाइज़ करते हैं, कोई भी राशि आपको प्राप्त होती है, तो उस सेल ऑफ स्क्रैप से मिलने वाले अमाउंट से हम इन एक्सपेंसेस को कम कर देते हैं। तो मैं यहाँ माइनस कर देती हूँ, लेस कर दूँ इसमें सेल ऑफ स्क्रैप। अगर स्क्रैप की सेल से मुझे कुछ भी रियलाइज़ हुआ तो वो यहाँ से माइनस कर दिया जाएगा। अच्छा बच्चों, फिर मैंने आपसे बात की वर्क इन प्रोग्रेस की। ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ भी रॉ मटेरियल पर काम कर रहे हैं और वो एग्जैक्ट सपोज 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। कोई भी ऐसा माल नहीं होगा जिस पर कुछ काम किया हुआ है और कुछ काम करना बाकी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, है ना। तो वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस, यानी जो काम अभी भी प्रगति पर है, ठीक है। तो ऐसा माल जिस पर कि आपने कुछ काम तो कर दिया है और कुछ करना बाकी है, उसे फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए उसे हम वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। तो उसका अगर कोई ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है तो उसका एडजस्टमेंट आपको यहाँ करना होगा। आप इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और लेस कर देंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। और फिर अब आपके पास जो आता है उसको आप बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट। ये सही मायनों में हमारी क्या होती है, वर्क्स कॉस्ट, या फिर जिसे फैक्ट्री कॉस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो वहाँ से यहाँ पर क्या चेंज हुआ, एक तो अगर स्क्रैप की सेल से कुछ भी रियलाइज़ हो रहा है तो उसे माइनस कर दीजिए, दूसरा ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर करना होगा। तो जो आएगी वो हमारी वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट होगी। देन फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आते हैं, उनका एडजस्टमेंट हम यहाँ पर कर दें तो इसमें ऐड कर दीजिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। अगर कुछ भी हैं तो इन्हें ऐड करके जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब उत्पादन की लागत, है ना। ये आपको टर्म्स बच्चों इंग्लिश में ही लर्न करनी है, क्योंकि ये जो कॉस्ट शीट होगी वो हिंदी में प्रिपेयर नहीं होगी, इंग्लिश में ही होगी। ओके, तो ये वर्क्स कॉस्ट, ये जो फैक्ट्री कॉस्ट थी, कारखाना लागत थी, इसमें कार्यालय और प्रशासनिक व्यय जोड़ दिए, और अब जो आया वो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन की लागत, है ना। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई कि मैंने इतने प्रोडक्शन पर इतना पैसा खर्च किया, लेकिन अब अगर मेरे पास पहले से कोई फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है तो यहाँ पर मैं उसका एडजस्टमेंट कर दूँगी। मैं यहाँ से इसे कंटिन्यू कर रही हूँ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी मेरी सी नंबर पे, इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ऐड कर दीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स का मतलब क्या है? जो माल पूरी तरह से तैयार है ना, सेल करने को जो माल पूरी तरह से तैयार है, ठीक है, ये आया। अब इसको करके जो हमारे पास आया उसे हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों बेचे गए माल की लागत। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया क्योंकि आपने इसमें फिनिश गुड्स के ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड और लेस कर दिया, जो भी उसका कॉस्ट था उस पर, तो ये बेचे गए माल की लागत आ गई। अब इसके अंदर मैं क्या करूं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड कर दूं, तो ऐड कर दीजिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड करके क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट। और इस टोटल कॉस्ट में हम क्या ऐड कर दें? प्रॉफिट। और अगर लॉस हो जाता है तो आप उसे लेस कर देंगे, और अब जो हमें मिलेगा वो क्या होगा? हमारा सेल्स। ये हमारी प्रॉपर कॉस्ट शीट होती है, जिसमें हमने 3 मेन चेंजेस आपने इसमें देखे होंगे सिंपल वाली से। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स जब आप ऐड करते हैं तो स्क्रैप से अगर कुछ भी मिल रहा है तो उसे हम माइनस कर दीजिए। ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का एडजस्टमेंट करेंगे तो जो मिलेगा दैट इज वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। फिर इस वर्क्स कॉस्ट में आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जोड़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद फिर आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट चेंज करना है फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट, तो जो मिलेगा उसे हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट है तो ऐड कर दीजिए, लॉस है तो लेस कर दीजिए, तो ये हमारी सेल्स आ जाएगी। इसमें आपको फिर एक बात और याद रखनी है, मैंने पहले भी आपको बोला था कि जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स होते हैं ये सिर्फ सोल्ड यूनिट्स पर लगते हैं, बेची गई इकाइयों पर। हो सकता है कि आपके पास स्टॉक 1000 यूनिट्स का हो लेकिन बिकी केवल 800 यूनिट्स हैं, तो 800 यूनिट सेल हुई हैं तो उन्हीं पर तो सेलिंग एक्सपेंसेस आएंगे, है ना। तो उसको नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट में मार्क करके लिख लीजिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स आर चार्ज्ड ओनली ऑन सोल्ड यूनिट्स, यानी कि विक्रय एवं वितरण व्यय विक्रय और वितरण व्यय केवल बेची गई इकाइयों पर ही लगाए जाते हैं। आगे हम इसके यूनिट कॉस्टिंग पढ़ेंगे जो इस पर ही बेस्ड चैप्टर है, वहाँ पर आपको ये पॉइंट काफ़ी काम आएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम लेते हैं कि किस तरीके से हम इस कॉस्ट शीट का यूज़ करते हैं अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करने में। तो देख
में जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की मैंने आपसे बात की थी, इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का जो भी ओपनिंग स्टॉक आपका क्वेश्चन में मेंशन है, देन अगर आपने इस पर कोई ऑक्ट्री पे की है, ठीक है, चुंगी, या फिर कोई भी कैरिएज इन वर्ड्स है आपका, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन मटेरियल, कैरिएज इन वर्ड्स है, माल को लाने में कोई खर्चा आपने किया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई भी हैं, फिर इसमें लेस कर दीजिए आप क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का कुछ है, रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल्स, किसी भी वजह से आपका रॉ मटेरियल कम हो जाता है, कोई डिफेक्टिव माल आपने वापस किया है, कोई माल थेफ्ट चोरी हो गया या किसी भी तरह का लॉस हो गया है उसमें, ठीक है, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। आप कहेंगे मैडम सेल ऑफ स्क्रैप तो आपने फैक्ट्री में लिखवा दिया था, लेकिन पर्टिकुलर स्पेसिफाइड है कि ये रॉ मटेरियल का स्क्रैप है, तो फिर उसको हम यहाँ लेस कर देंगे, उससे हमारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाती है और इस तरह से जो आता है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है ना। तो क्वेश्चन में अगर इनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ें दी हैं तो आपको इससे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना है। आप इसे पीछे वर्किंग नोट में कर दीजिए और कॉस्ट शीट में सीधा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम लिख दीजिए, यानी कि उपभोग किए गए कच्ची सामग्री की लागत, ठीक है। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, नीचे दी गई सूचनाओं से हमें प्रत्येक सामग्री निकालनी है। जो मैंने अभी आपको मटेरियल बताया, परचेज ऑफ मटेरियल, उसने मटेरियल खरीदा, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, अभी अंडरस्टूड है, सारा का सारा रॉ मटेरियल ही होगा। देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी ऐड होते हैं, ऑक्ट्री, ये भी, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम परचेज ऑफ मटेरियल, ठीक है, आपने मटेरियल की परचेज के लिए कोई भी लोन लिया है, उस पर आप किसी भी तरह का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो हमने पहले भी बात की थी कि इंटरेस्ट एक फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है जिसका कॉस्ट से कोई रिलेशन नहीं है ना, इसे हम यहाँ इंक्लूड नहीं करते हैं। मटीरियल स्टोरेज एक्सपेंसेस, मटीरियल स्टोरेज एक्सपेंसेस, मटेरियल को स्टोर करने के जो भी खर्चे हैं वो मटेरियल हमारा फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री में ही इस पर प्रोसेसिंग होती है, वहीं ये स्टोर होता है, तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट होंगे, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में नहीं आएंगे। देन डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न किया तो लेस हो जाएगा, थेफ्ट ऑफ मटेरियल लेस हो जाएगा, लॉस ऑफ मटेरियल बाय फायर लेस हो जाएगा, स्क्रैप मटेरियल सोल्ड, अब ये यहीं का स्क्रैप है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इससे कॉस्ट कम हो जाएगी। कैरिएज इनवर्ड्स, खर्चा है, ऐड हो जाएगा। एक्सपेंसेस ऑफ परचेज डिपार्टमेंट, अब अगर परचेज डिपार्टमेंट के कोई भी खर्चे हैं तो फिर ये डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा नहीं है, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का हिस्सा होगा, है ना। तो इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हम इसमें क्या क्या ऐड करेंगे, क्या क्या लेस करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। सबसे पहले मैं इसमें क्या कर दूं, मेरे पास कोई ओपनिंग स्टॉक है मटेरियल का, बिल्कुल है, या फिर आप लिख दीजिए परचेजेस ऑफ मटेरियल। कितने की परचेजेस हैं हमारे पास, 1 लाख रुपीज़ की, ठीक है। फिर इसमें हम क्या क्या ऐड कर दें, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी खर्चे हैं। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 20,000 का, है ना। फिर इसके बाद इसमें कोई भी ऑक्ट्री थी वो आ जाएगी। देन उसके अलावा इसमें कैरिएज था तो वो आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा इसमें क्या क्या था जो ऐड हो सकता है और लेस हो सकता है, देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इसमें वैल्यू भी मैं लिखते चली जाती हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 5,000 के, ऑक्ट्री है 1,000 की, ठीक है। इंटरेस्ट से हमें काम ही नहीं है, मटेरियल स्टोरेज एक्सपेंसेस यहाँ पर नहीं आते हैं। एंड कैरिएज इनवर्ड्स है 1,300 का। ऐड वाले आइटम्स मुझे यही दिख रहे हैं, कुछ और भी बच गया है तो हम अभी देख लेते हैं। लेस हम क्या क्या कर दें इसमें से, सबसे पहले तो मैं क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दूं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है हमारा 30,000, इसको ऐड करके हम यहाँ लिख देंगे जो भी आएगा। फिर इसमें से हम क्या क्या लेस कर दें, डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न्स, क्या क्या डिफेक्टिव मटेरियल रिटर्न किया हमने, 2,400 रुपये का, ठीक है। देन थेफ्ट, लॉस बाय फायर,
थेफ्ट है हमारा 1400 का, लॉसेस बाय फायर है 600 का। देन स्क्रैप मटेरियल सोल्ड, तो स्क्रैप भी यहीं आएगी, है ना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, स्क्रैप हो गई हमारी 500 की। ठीक है, कुछ और तो नहीं दिख रहा इसमें, बस। अब ये हमारा इसका टोटल कितना आया, 1,07,300, है ना, 1,07,300। और इसमें से हमें जो लेस करना है उसे हम यहाँ पर टोटल करके लिख दें तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका टोटल कितना है, 900, और जो भी आएगा वो हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा 92,400। वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज रुपीज़ दिस। तो आपको क्या करना है, जो हमने स्टेटमेंट प्रिपेयर किया बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग सारे आइटम्स, हमें उनमें से कुछ मिलेंगे कुछ नहीं मिलेंगे, हमें उनको इस तरह से क्वेश्चन में रखना है। जो भी हमारे मटेरियल से रिलेटेड डायरेक्ट कॉस्ट है उसको हम ऐड कर देंगे, और जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट में कमी आ रही है उसे हम लेस कर देंगे, क्योंकि ये अब नॉर्मल लॉसेस हैं, थेफ्ट, डिफेक्टिव मटीरियल, तो इन्हें हमने यहाँ नहीं लेना है। लॉसेस बाय फायर और स्क्रैप जो है इससे हमारी कॉस्ट कम हो जाती है, तो ये वैल्यू ऑफ मटीरियल यूज्ड है। क्लियर? एक प्रॉब्लम और करते हैं, है ना, जिससे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि एक्सपेंसेस को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में से हमसे क्या कहा है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर अ मंथ। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का हिस्सा है, रॉ मटेरियल्स परचेज्ड, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, नॉन प्रोडक्टिव वेजेस, एक्सपेरिमेंट एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस किसका पार्ट होगा, डायरेक्ट वेजेस का। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस डायरेक्ट वेजेस है तो डायरेक्ट लेबर का पार्ट होगा, ठीक है। देन नॉन प्रोडक्टिव वेजेस, ये कहाँ आएगी, ये फैक्ट्री में आएगी। देन एक्सपेरिमेंट एक्सपेंसेस, तो एक्सपेरिमेंट भी हमारे वर्क्स ओवरहेड का फैक्ट्री से रिलेटेड ही खर्चा माना जाएगा। देन वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स, अगर मटेरियल का कोई भी वेस्टेज हो रहा है तो ये जनरल है, तो ये फैक्ट्री का ही हिस्सा माना जाएगा, ठीक है। अदर वर्क्स एक्सपेंसेस फैक्ट्री। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो किसका पार्ट होंगे बच्चों, वो हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट होंगे। मैंने आपको बोला भी था, बताया भी था अपने उस लेक्चर में जिसमें हमने इन एक्सपेंसेस को डिस्कस किया था, ठीक है ना। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस भी बोला था हमने। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग का पार्ट है। फिनिश गुड्स का स्टॉक है, ओपनिंग और क्लोजिंग, इसे हम एडजस्ट कर देंगे। देन सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स ये लास्ट में है। तो हमारी टोटल कॉस्ट और सेल्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट और लॉस को इंडिकेट करता है, ठीक है। यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शोइंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। इसने हमें अलग अलग चीज़ें खुद हेड्स की फॉर्म में दे दी हैं, प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो हम एक एक करके सारी चीज़ें इंक्लूड करें। इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जो कि हमें इंक्लूड नहीं करना है। सारे ही एक्सपेंसेस किसी ना किसी का हिस्सा है, ना तो कोई फाइनेंशियल एक्सपेंस है ना कोई एबनॉर्मल एक्सपेंडिचर इसके अंदर है, ठीक है। एबनॉर्मल लॉसेस भी नहीं है इसके अंदर, ना कोई एप्रोप्रिएशंस हैं। दूसरा, हमें जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको इन हेड्स में डिवाइड करना है, मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, बस अब हम इसे एक स्टेटमेंट की फॉर्म में कॉपी कर देते हैं। तो देखिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में सबसे पहले हमें लेना है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल परचेज्ड। आपने जो भी रॉ मटेरियल परचेज किया इसमें आप ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। हमने अभी डिस्कस किया इसके अंदर इससे रिलेटेड और कोई एक्सपेंडिचर नहीं दिया हुआ है, तो इनके अमाउंट्स फिल कर दीजिए। रॉ मटेरियल परचेज्ड है 77,000, इसमें हमने ऐड कर दिया ओपनिंग स्टॉक 15,000 और क्या लेस कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक 12,000, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, 80,000, है ना। इसे हमने ए नाम दे दिया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर बच्चों रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में अभी हमें क्या ऐड करना है, देखिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों मिलकर ही तो प्राइम कॉस्ट बनाएंगे। तो आप देखिए इसमें डायरेक्ट वेजेस को उसने मैन्युफैक्चरिंग वेजेस कहा है, तो मैं इसमें ऐड कर दूं मैन्युफैक्चरिंग वेजेस।
मैन्युफैक्चरिंग वेजेस है मेरी 20,000 की, है ना। और उसके अलावा कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर नहीं दिया हुआ है जो प्राइम कॉस्ट का हिस्सा है, तो मेरी प्राइम कॉस्ट कितनी आ गई, दैट इज वर्थ ₹1 लाख, 1 लाख रुपए की मेरी प्राइम कॉस्ट आ गई। अब इस प्राइम कॉस्ट में हम वर्क्स कॉस्ट ऐड कर दें, तो ऐड कर दीजिए फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब आप देखिए फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या है, सबसे पहले अनप्रोडक्टिव वेजेस उसने हमें दी हुई है, दैट इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। अनप्रोडक्टिव या इसे नॉन प्रोडक्टिव भी बोला जाता है। देन उसके बाद एक्सपेरिमेंट एक्सपेंसेस, वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड अदर वर्क्स एक्सपेंसेस। बस ये 4 यहाँ पर दिए हैं, चारों का अमाउंट फिल कर देते हैं जो भी दिया हुआ है हमें। 5,000, 2,000, वेस्टेज है 200 का और अदर है 42,800। तो देखिए इन सबको हम बच्चों, आप चाहें तो इन्हें इनर और आउटर कॉलम में भी बना सकते हैं। मैंने अभी इसलिए नहीं बनाया ताकि आपको डाउट्स ना आए, आप सिंपल तरीके से केवल अभी कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना सीखिए। जब हम यूनिट कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पर हम इनर और आउटर कॉलम में स्टडी करना सीखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड कर दीजिए, जो भी आएगा वो हमारी वर्क्स कॉस्ट हो जाएगी 1,50,000। ये हमारा आ गया बी वर्क्स कॉस्ट। अब इस वर्क्स कॉस्ट में क्या ऐड कर दें, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए उसने एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस नाम दिया है, तो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस कितने हैं, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 10,000 के, तो इन्हें ऐड कर दीजिए 1,60,000। बच्चे यहाँ पर कोई वर्क इन प्रोग्रेस नहीं था, ठीक है, तो हमने उसका एडजस्टमेंट भी नहीं किया। ये हमारा क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमने क्या करना है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दें हम, तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। तो ऐड कर दीजिए इसमें $1,60,000। ऐड कर दीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और लेस कर दीजिए क्लोजिंग, ठीक है। देखिए इनके स्टॉक्स कितने हैं, ओपनिंग है 6 और क्लोजिंग है 16, जो कि मुझे लेस करना है। तो कितना आ गया मेरा, 1,50,000, है ना। इसे हम क्या बोल देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसे हम बोल देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और फिर अब इसके बाद हम ऐड कर दें इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कितने कितने क्वेश्चन में दिए हुए हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, 30,000 दिया हुआ है डायरेक्टली, तो 30,000 इसमें ऐड कर दीजिए। 1,80,000 हमारी आ गई है टोटल कॉस्ट, जबकि उसने हमें टोटल सेल्स कितनी दी है क्वेश्चन में, टोटल सेल्स क्वेश्चन में दी है 2 लाख रुपीज़, दैट इज गिवन, आप ब्रैकेट में लिख दीजिए गिवन, ठीक है। और टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड होगा तो सेल्स आ जाएगी, है ना। इनका डिफरेंस 20,000 आ रहा है, तो इसका मतलब 20,000 क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट हो गया, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। तो इस तरीके से 20,000 हमारा प्रॉफिट आया। आई होप आपको समझ आया। हमें जो जो भी आइटम्स दिए थे हमने लिख दिया, रॉ मटेरियल ओपनिंग प्लस लेस क्लोजिंग, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, देन हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, देन इससे हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई, फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ दिए, वर्क्स कॉस्ट, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देन उसके बाद हमने फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग का एडजस्टमेंट किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देन उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ा तो टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के बाद प्रॉफिट ऐड करते तो सेल्स आ जाती है, सेल्स दिया है तो सेल्स और कॉस्ट का डिफरेंस प्रॉफिट या लॉस आ जाता है, सेल्स ज़्यादा है तो प्रॉफिट और अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो लॉस, ठीक है। इस तरीके से बच्चों हम अपना कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर करते हैं।
बच्चों, आई होप आप लोग ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। पूरा चैप्टर थॉरोली स्टडी कीजिए, जो मेरे लेक्चर्स हैं उनको स्टडी कीजिए, तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसमें कई और क्वेश्चंस हैं, इजी से ही हैं, आप उन्हें कीजिए ताकि आपको कॉस्ट क्लियर हो जाए, है ना। अगर हो पाया तो हम इसमें एक क्वेश्चन और फर्दर करेंगे। और अब आप इसके बाद एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करेंगे, देन इसके बाद हम यूनिट कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे। इकाई लागत लेखांकन, है ना, यूनिट कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे। यूनिट कॉस्टिंग भी कॉस्ट शीट से रिलेटेड ही चैप्टर है, उसमें भी हमें कॉस्ट शीट ही प्रिपेयर करनी होती है। किसी भी प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट डिसाइड करनी होती है कि उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है। अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इजी भी है, तो हम पहले वो स्टार्ट करेंगे। मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड हम बाद में स्टडी करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप लोग अपना इतना वर्क कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।